Hello everyone and welcome back to this crash course session for SSC Tier 2 with us at Pendulum ETU. Now for today, this session is really important, though the sessions we've done prior to this वो भी हमेशा से ज़रूरी रहे हैं, बट आज का सेशन मैं इसलिए एम्फसाइज करना चाहती हूँ बिकॉज ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर है। ऐसा पार्ट जो आप सब सोचते हैं कि ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बट एग्ज़ाम में तो ये ज़रूर से पूछा जाता है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इग्नोरिंग दिस और लेटिंग इट गो बिकॉज ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। सो सीजल टियर 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो 25 से 30 क्वेश्चंस जो हैं आपको आरसी के पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चंस वाले आरसी भी हो सकते हैं और 5 क्वेश्चंस वाले भी। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बता चुकी हूँ जो हमने सबसे पहला वीडियो क्रैश कोर्स के लिए लॉन्च किया था। नाउ इन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, बट मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ जिन्होंने नहीं इंट्रोडक्शन सेशन देखा और आज अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो दे कुड जस्ट हैव अ जिस्ट ऑफ इट दैट कम से कम 25 और मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस आपको आरसी के पूछे ही जाते हैं। वो जो पैसेजेस होते हैं, जो आरसी के जो पैसेजेस होते हैं वो 10 क्वेश्चन वाले भी हो सकते हैं और 5, और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप्स अलग होते हैं। मैं आज आपको क्वेश्चन टाइप्स पर बेस्ड आरसी क्रैक करना सिखाऊंगी। मतलब कैसे, पहले तो जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच कैसी होनी चाहिए अगर आपको आरसी को डिकोड करना है। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग एबिलिटी की। ओके, रीडिंग एबिलिटी, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रीडिंग एबिलिटी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। Alongside we would also be talking about कि अगर एक टाइप का जो क्वेश्चन है हाउ टू वर्क ऑन इट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंक्लूजन डिराइव करने वाला कोई क्वेश्चन है या फिर गैप बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आप देखते हो ना अब तो नया टाइप जो एक न्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैं आपको वहाँ आगे दिखाऊंगी आज के सेशन में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, सो back up guys and get up, okay, and let's begin with today's session। बाकी चीज़ें मैं आपको सेशन में आगे बताते जाऊंगी। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ रीडिंग एबिलिटी। भाई रीडिंग एबिलिटी क्या है भाई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग। व्हाट इज द रियल मीनिंग एंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से रियल मीनिंग? When I say real meaning, I want to tell you that reading ability is not the time period in which you can read something. No, it's not that. देखो, टाइम इज समथिंग डिफरेंट। लाइक आप कितने जल्दी कोई चीज़ को पढ़ पा रहे हो, फाइन, दैट्स फाइन, बट दिस इज नॉट जस्ट रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी सिर्फ इस पॉइंट तक सीमित नहीं है कि आप कितने समय में कितना पढ़ पा रहे हो। रीडिंग एबिलिटी का जो रियल मीनिंग है वो ये है दैट आप वन गो में अगर कोई चीज़ पढ़ते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेंटेंस दिया हुआ है, आप कहेंगे छोटा तो नहीं लग रहा है, छोटा सा ही सेंटेंस है। सो अगर आप कोई चीज़ वन गो में पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ, एक छोटा सेंटेंस या कोई भी चीज़ अगर आप एक वन गो में पढ़ते हैं तो आप उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, आप उसको मीनिंग जो है उसका वो डिकोड कर चुके हैं। ऐसे केस में जब अगर आप कह सकते हैं कि हाँ मैं उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से वन गो में पढ़ के समझ चुका हूँ, आपको उसको बार बार रीड करने की आवश्यकता ना पड़े, दैट इज रीडिंग एबिलिटी। और यही होता है। देखो, आरसी में होता क्या है, आप सब पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने चले जाते हो, है ना। अब पढ़ लिया, पता नहीं उसमें क्या था, मतलब थोड़ा बहुत कुछ याद रहता भी है, बट आपको सब कुछ वहाँ पर एक जो कहते हैं ना मेमोरी में सेव नहीं होता है, और वो किसी की मेमोरी में सेव नहीं होता है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। आप सोचो कि सिर्फ हमारी मेमोरी में सेव नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को एनहांस करना होगा। कहने का मतलब है पहले तो पढ़ने का जो तरीका है उसको भी बदलना पड़ेगा। मैंने आपको रीडिंग पैटर्न भी समझाया हुआ है, काफ़ी सेशंस में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक सेंटेंस को पढ़ने का जो तरीका होता है वो भी आपको जज करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो और इजी हो जाता है मीनिंग ग्रैब करने के लिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज़ वील रीड इट, एंड मैं आपको समझाऊंगी कि मैं रीड किस प्रकार से करने की बात करूँगी। कोई चीज़ अगर आप रीड कर रहे हो तो वो आप कैसे रीड करोगे, ओके मतलब क्या तरीका होना चाहिए कि आप एक बार में उसका मीनिंग डिराइव कर लो। A committee of experts, well-regarded mathematicians and infectious disease experts, appointed by the Department of Science and Technology to use mathematical modeling and forecast the course of pandemic has brought good tidings. अब सीधी सी बात है, जब हम एक एक पॉइंट पर एम्फोसाइज करते हैं, देखो पॉइंट का मतलब है फ्रेज, ओके सिर्फ कॉमा या फुल स्टॉप पर ही आपको पॉज नहीं लेना है, पॉजेज आपने डिसाइड करने हैं। यू शुड नो कि कहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट पॉज लेना है, वो आपकी रीडिंग एबिलिटी को इजीली एनहांस कर देगा, आप आसानी से समझ पाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कमेटी, एक्सपर्ट्स की कमेटी सेट की गई है, ओके जिसमें कि मैथमेटिशियंस और एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन सारे सिस्टम्स पर रिसर्च कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो एक्सपर्ट्स की टीम है और जो वो काम कर रहे हैं आगे जो फोरटेल करने वाले हैं इस कोर्स को, ये सब क्या लेके आया है, गुड टाइडिंग्स लेके आया है, मतलब एक नई लहर लेके आया है, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ गया है कि भाई हो सकता है उनकी रिसर्चेस से हमें व्हाट इज दैट वैक्सीन हमको पता लग जाए, राइट। सो द पॉइंट इज, अगर आप इसको तोड़ देते हैं, देखो बिट्स ब्रेक करके पढ़िए, पार्ट्स में पढ़िए। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, अगर मैं कहती अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, वेल रिगार्डेड मैथमेटिशियंस एंड इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स, ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट्स से अटैच्ड है इन्फेक्शियस डिजीज, तो इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स, जब आपको दिख रहा है ये एडजेक्टिव है, जब तक आप नाउन पर ना पहुंच जाए मत रुकिए। अच्छा अब आप कहेंगे हम कैसे सोचें कि अब ये एडजेक्टिव है कि नाउन, तो आपको सोचना नहीं है, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा किसके बारे में बात की जा रही है, उसको ढूंढिए। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, well regarded mathematicians and infectious disease experts appointed by, आप ये क्या है, फ्रेजल वर्ब, तो पूरा फ्रेजल वर्ब पढ़िए, अब ये छोड़ मत दीजिए, अपॉइंटेड प्रेपोजिशन को साथ में लेके चलिए उसके, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू यूज, अब टू के साथ ये याद रखिए फर्स्ट फॉर्म जाता है तो उसको भी साथ लेके चलिए, छोड़ मत दीजिए। अगर आप टू ऐसे करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूज मेथड फॉर व्हाट, तो आपको वापस पीछे जाके उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है या पड़ सकती है। तो मेरा जो पॉइंट है, जो मैं चाहती हूँ फोकस करना या एम्फसाइज करना वो ये पॉइंट है कि आप पहले तो ब्रेक करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक बार में मत पढ़िए या एक एक शब्द को मत पढ़िए, फ्रेजेस में पढ़िए, आपको सेट फ्रेजेस पढ़ने हैं, ओके तो वो आसान हो जाएगा। ओके अभी मैं स्क्रीन वाइप ऑफ कर रही हूँ, फिर मैं आपको और चीज़ें समझा रही हूँ यहीं पर। अब मैंने कहा रीडिंग अप, तो रीडिंग एबिलिटी एनहांस, रीडिंग एबिलिटी आप समझ गए क्या होती है और उसको एनहांस कैसे करना है। अपना रीडिंग का जो तरीका है, जो वे है, आपको वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और मैंने आपको वो चेंज करने का तरीका भी अभी अभी समझा दिया है। अब अगर आप इसको पढ़ते हैं और एक बार में अगर आप उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड कर जाते हैं, विच मीन्स आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज आपकी रीडिंग एबिलिटी वीक है। ऑलराइट, तो आपको अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा, इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, एब्सोल्युटली, यू हैव टू। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो रीडिंग एबिलिटी से क्यों मैंने रिलेट किया, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं वो क्योंकि जब लेंदी होते हैं, आप चलिए अगर कोई एक छोटा सा पैराग्राफ भी वहाँ से पढ़ते हैं तो आपको फिर से वहाँ कंफर्म करने के लिए चीज़ें वापस जाना पड़ता है। नो, जस्ट बेयर इन माइंड, उसको इस तरह से पढ़िए, उसको बिट्स में इस तरह पढ़िए कि वो जो बिट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाए। सो वी आर रीडिंग एबिलिटी से हम क्या ग्रैब करना चाहते हैं, हम कीवर्ड्स ग्रैब करना चाहते हैं। ओके और आरसी को अप्रोच कैसे करना है वो आइए मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिएगा, सबसे पहली चीज, देर आर टू अप्रोचेस टू डिकोड एन आरसी। देर आर टू अप्रोचेस, हम एक एक करके अप्रोचेस बात करेंगे। फर्स्ट अप्रोच की बात करते हैं, जो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। द फर्स्ट अप्रोच इज PQ अप्रोच।
PQ से मेरा मतलब है पैराग्राफ देन क्वेश्चंस, मतलब आप पहले पैसेज पढ़ना प्रेफर करते हैं और फिर आप क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आप ऐसा करते हैं? हो सकता है आप लोग में से 50% लोग ऐसे हो सकता है 10% हो सकता है 90% लोग हों जो ऐसा करते हैं। तो जितने भी परसेंटेज हैं सबको ये देखिए, पॉइंट ये है कि अगर आप पैराग्राफ क्वेश्चन अप्रोच PQ अप्रोच ऑप्ट करते हैं और आपसे RC डिकोड हो जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस अप्रोच के साथ डटे रहिए, कोई अपना मेथड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड मोमेंट अगर आप कोई नया तरीका अपनाएंगे तो हो सकता है वो केओटिक हो जाए और थोड़ा मेसी हो जाए। बट अगर आप इस अप्रोच से काम करते हैं और आपको समझ आ रहा है कि इस अप्रोच से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है, राइट, आपको साफ दिख रहा है कि देयर इज नथिंग गुड दैट इज हैपनिंग टू यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ऐसे केस में आपको दूसरी अप्रोच अपनानी होगी। बट पहले मैं पैराग्राफ क्वेश्चन अप्रोच समझाती हूँ कि आप इसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक पैसेज है, ये 2019 का CGL का पैसेज है, 2019 से पूछा गया था। अब ये इतना सा पैसेज नहीं है, ये भी है इसका हिस्सा, ये भी इसका हिस्सा है और ये भी इसका हिस्सा है, तो ये इतना बड़ा तो पैराग्राफ है, मतलब इस पैराग्राफ से आपको पूछे गए होंगे पक्का से पक्का 10 क्वेश्चंस। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि चलिए क्विकली इनको पढ़ लीजिए, फटाफट से रीड कर दीजिए और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि पूरा पैराग्राफ रीड करिए, तो मुझे एक बात बताइए, 10 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं, क्या ज़रूरी है वो 10 क्वेश्चन पूरे, मतलब हर एक नुक एंड कॉर्नर जो है पैसेज का या पैराग्राफ का, उसको वहाँ से कवर ही किया गया होगा? आपको लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके अगर 10 पैराग्राफ्स हैं तो हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया? जी नहीं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं होता, वो हैं लेकिन उनसे कुछ भी डिराइव नहीं किया गया, उन पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो क्यों अननेसेसरली हम अपना टाइम वेस्ट करें पूरा ये 600 वर्ड्स का पैसेज या पैराग्राफ पढ़ने में? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है और आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट टू द फुलेस्ट, गो अहेड। ओके, मैं जैसे कह चुकी हूँ कि अगर आपकी जो टेक्निक है वो आपको लगता है फ्रूटफुल है, डोंट टेक एनी अदर स्टेप। ओके, बट अगर आपको लगता है कि जो टेक्निक आप अपना रहे हैं ये टेक्निक, तो देखिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ पूरा पैसेज पढ़िए और ये क्वेश्चन आंसर कीजिए, द आइसलैंडिक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एनालिसिस डज द वर्क ऑफ, मतलब इस रिसर्च एनालिसिस जो सेंटर है आइसलैंडिक सेंटर, इसका क्या काम है, वो क्या काम करते हैं, है ना, उन्होंने ये पूछा है। तो अब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब आप फिर से क्या कर रहे हो, अभी आप पैराग्राफ पढ़ के आए लेकिन आपको याद ही नहीं है। अगर आपको ये नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑप्शंस के लिए तो वापस जाना पड़ेगा, राइट, यू हैव टू गो बैक। तो आप वापस गए, अब आप देख रहे हो कि आइसलैंडिक जो सेंटर है वो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है आइसलैंडिक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एनालिसिस। कहाँ है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में है। अगर आपको ये बात वहाँ याद नहीं है, जब आप क्वेश्चन पर जाते हैं पूरा 600 वर्ड का पैसेज पढ़ के, तो कोई फायदा नहीं है, राइट, आपने टाइम वेस्ट कर लिया। आप क्वेश्चन से फिर से सिर्फ सेंटर को देख के यहाँ पर आ गए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप पूरा पढ़ोगे, फिर ऑप्शन पे जाओगे, सारे ऑप्शंस आप बार बार देखोगे, फिर आप वापस जाओगे। सो व्हाट विल दिस रिजॉर्ट टू? दिस विल रिजॉर्ट टू वेस्ट ऑफ टाइम लर्नर्स। इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। अब देखिएगा एक टेक्निक, अभी आपने क्या लोकेट किया है, आइसलैंडिक सेंटर लोकेट किया है, राइट, आपने आइसलैंडिक सेंटर, ये आपका हो गया कीवर्ड। अब उनका क्या काम है? एडवाइजिंग मेनी कंट्रीज, एडवाइस करते हैं कंट्रीज को यूज ऑफ ड्रग्स पे यंग अडल्ट, एडवाइस कंट्रीज ड्रग्स यंग अडल्ट, going around at night with patrolling groups, many European countries petroleum groups,
शोइंग टीनेजर्स एंटी अब्यूज प्रोग्राम्स, स्टॉप टीनेजर्स फ्रॉम। तो क्या वो एंटी अब्यूज प्रोग्राम्स शो लाइक लॉन्च करते हैं, चलाते हैं? लीगली अलाउइंग चिल्ड्रन 12 years and more to remain outside their homes after 6। तो ये हो गया कि 12 साल के बच्चों को 6 बजे के बाद घर के बाहर रहना है। तो कीवर्ड्स आपने यहाँ से अपना कीवर्ड उठाया और ऑप्शन से कीवर्ड्स उठाए। अब जाइए वापस से पैराग्राफ 3 पर। Icelandic Center for Social Research and Analysis, the institute pioneering the project for past 2 decades, says it currently advises, याद है वहां पर था advising, ठीक है, एडवाइज 100 कम्युनिटीज, आपने वहां देखा था कि वो एडवाइस कर रहे हैं लोगों को, पेरेंट्स को, इन 23 कंट्रीज फ्रॉम फिनलैंड टू चाइना ऑन कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज। द की टू सक्सेस इज टू क्रिएट हेल्दी कम्युनिटीज बाय दैट गेट हेल्दी इंडिविजुअल्स। ओके, तो अब भाई कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज, ये जो टीनेज सब्सटेंस अब्यूज है इसको कट करना है। तो ये जो सब्सटेंस जो बात हुई है वो क्या सब्सटेंस है? व्हाट इज दैट सब्सटेंस? दैट इज ड्रग्स। ओके, यहाँ पर देखिए सब्सटेंस अब्यूज, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग क्लियरली दिखा हुआ है, राइट। सो आप वापस गए और देखिए एडवाइजिंग मेनी कंट्रीज ऑन कंट्रोलिंग यूज ऑफ ड्रग्स मेजरली बाय यंग अडल्ट्स। तो क्या है? कटिंग डाउन ऑन सब्सटेंस अब्यूज बाय यंग अडल्ट्स, राइट, यही लिखा है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, खत्म बात, दैट्स इट। तो यहाँ अगर आप देखते हो आपको 3rd पैराग्राफ में आपका आंसर मिल गया, राइट। और किसके मदद से आंसर मिला है? कीवर्ड्स के मदद से मिला है। अगर तो आप स्टक रहते, यहाँ चले क्वेश्चन पर ही हैं आप, ऑप्शन बार बार एक ऑप्शन पढ़ के फिर उसको ढूंढने जाते हैं, एक ऑप्शन पढ़ के फिर उसको, तो पूरा ऑप्शंस को पढ़िए मत, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को नोट कीजिए, कीवर्ड्स को नोट कीजिए और अपना आंसर वहां से आरसी से डिराइव कर लीजिए। और इसलिए आरसी इजी होते हैं क्योंकि जो आंसर्स होते हैं वो तो आपके सामने ही होते हैं, आपको बस उनको आइडेंटिफाई करना होता है। सो व्हेन वी आस्क कि आपको आपका आंसर जो है आइडेंटिफाई करना है, उससे हमारा मतलब यही होता है कि आप जितना चाहे उतनी वहाँ पर इनपुट दे के यू कैन जस्ट ट्राई बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। जितना ज़्यादा चाहें आप उतना ज़्यादा इनपुट वहाँ पर दें। तो यहाँ आंसर्स को लोकेट करने के लिए पैसेज पर जाने की पहले आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने क्या किया है? हमने QP अप्रोच अपनाई है। मैंने कहा PQ अप्रोच सिर्फ उनके लिए अच्छी है जो पहले से करते आ रहे हैं ना, वो मास्टर हो चुके हैं, अगर आपको ऐसा लगता है। दो मैं पर्सनली PQ अप्रोच प्रेफर नहीं करती हूँ। दिस इज माई पर्सपेक्टिव, यू गाइज कैन हैव योर ओन पर्सपेक्टिव। हमने QP अप्रोच से काम करना पसंद किया क्योंकि वहाँ पर कीवर्ड्स हमें इजीली हम वहाँ से आंसर अपना रिलेट कर पाते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स और हैं QP अप्रोच के जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में RC के इनको अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, फॉर्मर एंड लैटर पार्ट स्किम। मैंने ऐसे क्यों लिखा है स्किम? क्योंकि मैं आपसे स्कैन करना नहीं, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जैसे यहाँ पर आइसलैंडिक रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया था, तो जैसे ही आया कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज, तो हम गए ना ऊपर जो लिखा था टीनेज सब्सटेंस अब्यूज, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, अभी हमने देखा है ना। तो मैंने क्या किया? फॉर्मर पार्ट से रेफरेंस लिया। क्या लिया? फॉर्मर पार्ट से रेफरेंस। जो पिछला पार्ट या पैराग्राफ था मैंने उधर से थोड़ी सी मदद ली थी। तो पॉइंट यही है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि आपको मदद की जरूरत पड़े, तो आपको फॉर्मर और लैटर पार्ट को हल्का सा स्किम करना पड़ेगा, मतलब एक नजर डालनी पड़ेगी, टू गो थ्रू स्लाइटली। आपको एक थोड़ा सा उसको एक ओवरव्यू देना पड़ेगा कि अच्छा भाई फॉर्मर पार्ट क्या कह रहा है या लैटर पार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ से भी आंसर मिल रहा हो या वहाँ से कुछ पॉइंट जो है आप रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो दैट मे हेल्प यू अ बिट इन दैट, ओके, इन दैट केस। तो उस केस को जब आप कर रहे हैं या सॉर्ट आउट कर रहे हैं
तो आपको एक बहुत ही क्लियर कट मदद वहाँ से मिल जाती है। तो कभी ज़रूरत पड़ी तो फॉर्मल लैटर पार्ट को स्किम करना पड़ेगा। बेस्ट है ना, आपको पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ना पड़ रहा, आप जिस हिस्से पर हो जहाँ से आपको आंसर मिल सकता है आप उसके पहले का एक सेंटेंस देख लो, बाद का एक। अगर ज़रूरत पड़े तो अगर आपको वही आंसर मिल गया, अगर हमें ये आइसलैंडिक वाला आंसर यहाँ मिल गया था, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, बट अगर यहाँ पर कटिंग सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस का मतलब हमें नहीं समझ आ रहा था इसलिए हम गए, वरना अगर यहीं लिखा होता ब्रैकेट में या आगे कहीं लिखा होता तो हम फिर इसको ही आंसर मान के आगे बढ़ जाते। बट जरूरत पड़ जाती है, बिल्कुल पड़ जाती है, तो हल्का सा स्किम कर लीजिए। करेंगे, देखो नंबर 1 कीवर्ड्स, ऑप्शन से भी क्वेश्चन से भी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम पक्की है, होगी, लिख के ले लो। सो डोंट डू दिस और डोंट पोज हार्म और थ्रेट टू योर सक्सेस। सबसे पहली चीज, कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन से भी उठाने पड़ेंगे और ऑप्शन से भी उठाने पड़ेंगे। नंबर 2, फॉर्मर और लैटर पार्ट को स्किम करिए। क्या करना है? फॉर्मर और लैटर पार्ट को स्किम करना है। ओके, दैट इज अगेन प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अगर इस केस में जरूरत पड़ती है तो उसको स्किम करने की आप कोशिश कीजिए। नंबर 3, एलिमिनेशन गाइस, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आता है या व्हाट इज नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेटमेंट गिवन इन द पैसेज, या इनमें से कौन सा हिस्सा है जो इससे रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन आते हैं राइट, तो उस केस में एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। कौन सी टेक्निक अपनानी पड़ेगी? एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी पड़ेगी। द रीजन इज, एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आपको इस जगह पर, यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शंस दिए, उन्होंने कहा इनमें से कौन सा है जो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो फटाफट इस प्रोसेस के जो भी सेक्शन है, जो भी पैसेज का जो पार्ट है जो इस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, वहां जाइए, उसको फटाफट देखिए, स्किम कीजिए। यहाँ अपने ऑप्शन से कीवर्ड्स तो आप पिक करके जाएंगे ही, वहां से फटाफट देखिए इनमें से कौन सा कीवर्ड वहां मिसिंग है, एलिमिनेट करते जाइए कि अच्छा ये तो वहां है, ये वहां है, ये नहीं है, तो हमारा आंसर ये है। इस प्रकार आपको एलिमिनेशन टेक्निक या एलिमिनेशन मेथड भी वहां पर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, एलिमिनेशन मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आगे क्वेश्चंस लिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगी। और जो भी क्वेश्चंस लिए हैं 2019 के ही क्वेश्चंस हैं, नए पैटर्न पर ही है। साथ के साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगी जो न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, और उसको करने का तरीका बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। इवन सिंपल है, आप में से काफी लोग कर भी रहे होंगे, तो आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो यहाँ जो QP, देखो फिर से कंपेयर कर लेते हैं, जो PQ अप्रोच थी, देखिएगा PQ अप्रोच और जो QP अप्रोच है वो क्वेश्चन से पैसेज पर जाने की अप्रोच है, और जो PQ है वो पैराग्राफ मतलब पैसेज से क्वेश्चन पर। तो आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं खुद कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। दैट्स अप टू यू। There's nothing that I will be like imposing on you. ऐसा कोई imposing मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं कुछ impose करूं। मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करती, बट मैं कह रही हूँ जो लोग सोचते हैं या मानते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो इस अप्रोच से अपने सारे क्वेश्चंस कर जाते हैं कॉन्फिडेंटली, go ahead with it. Do not change any of your methodology at the 11th hour, मतलब at the last point. Okay, चलो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों अप्रोचेस के बाद, मतलब आगे हम आपको इन 2 अप्रोचेस को अप्लाई करने की बात थी, तो मैं मेजरली QP अप्रोच की आपसे आज बात करने वाली, क्योंकि मैं आपको टेक्निक जो है वो ईजीएस्ट टेक्निक बताना चाहती हूँ। ईजीएस्ट, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए RC सिंप्लीफाई हो जाए।
देखो लर्नर्स, आरसी इज नॉट अ बिग डील गाइस, कम ऑन, हाउ कम आरसी इज अ बिग डील? आंसर्स आपके सामने हैं, पैराग्राफ आपके सामने है, उसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही तो अंडरस्टैंड करना है भाई। अंग्रेजी ना आपको थोड़ी तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि जी नहीं हम ऐसे ही करना चाहते हैं, सिर्फ ग्रामर ग्रामर ग्रामर, तो उससे नहीं होता। ग्रामर इज फाइन, बट जो सेंटेंस का या फिर एक पैसेज का जो मीनिंग कन्वे होता है या एक्सप्रेशंस होते हैं, वो भी आपको पता होना, दे आर इम्पोर्टेंट गाइज। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रीडिंग एज वेल, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, चलिए, तो कीवर्ड्स, फॉर्मल लेटर पार्ट, एलिमिनेशन, ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्यूपी अप्रोच में आज आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, और कुछ नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। अब देखो क्या लिखा है, कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज रेफर्स टू, ये उसी पैसेज का क्वेश्चन है, 2019 का पैसेज है, या आई गेस 12 सितंबर या 12 या 13 सितंबर का जो पेपर था उसमें से है, 2019 का। आप चेक भी कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर योर रेफरेंस। अब देखिए, कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज रेफर्स टू, अच्छा एक बात बताओ, क्या अब आपको सोचने की जरूरत है आपको कौन से पैराग्राफ पे जाना है? अभी तो हम आए थे वहां से, जो पहला क्वेश्चन था वो भी 3rd पैराग्राफ से था, वहां भी ये फ्रेज यूज हुआ था, और अब इसी फ्रेज पर क्वेश्चन पूछ लिया। अब हमें पता है भाई सब्सटेंस अब्यूज क्या है, ड्रग्स की जो यूसेज है या अल्कोहल की जो यूसेज है उसको कट करना है, उसको खत्म करना है, एंड करना है, ड्रॉप करना है भाई, यही तो बात है ना। तो देखो, टीनेजर्स कंज्यूमिंग हजार्डस सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल, ड्रग्स, नहीं भाई, हम टीनेजर्स कंज्यूम कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कंजम्पशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। टीनेजर्स हु कंज्यूम, जी नहीं, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अमंग यंग एडल्ट्स, यस भाई, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कुछ नहीं करना गाइस, कुछ नहीं करना। क्या आपको इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए पैसेज तक जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ेगा जब आप ऑलरेडी वहां से आ गए हो, है ना? तो आपको पता है कि ये 3rd पैराग्राफ में क्लियर कट आंसर है, जिसका थोड़ा सा रेफरेंस हमने 2nd पैराग्राफ से लिया था, क्योंकि वो फॉर्मर पार्ट, हम सब्सटेंस का मतलब जानना चाह रहे थे कि वो क्या सब्सटेंस है, और पूरा पैसेज ही ड्रग्स और अल्कोहल पर बेस्ड है। अच्छा, आप में से कुछ लोग होते हैं जो क्योंकि पैसेज की थीम जज करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ने प्रेफर करते हैं। फर्स्ट और लास्ट लाइन, बिल्कुल आप चाहे तो इनिशियली पैसेज की कुछ लाइंस पढ़ लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा पैराग्राफ में क्या बात की जा रही होगी या क्या डिस्कशन कर रहा होगा राइटर, टू हैव दैट हिंट, है ना? आप उसके लिए बिल्कुल कुछ लाइंस अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, दैट इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। ओके ना, अगर मैं इसके साथ साथ यहाँ देखूँ तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है ताकि आप इसको क्लियरली समझ पाएं। ये 3rd पैराग्राफ वापस से मैंने कोट किया है यहाँ पर, जो लोग नहीं ध्यान दे रहे थे या जिन्होंने मिस किया, ये देखिए, कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज और हेल्दी कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। ओके, और 2nd पैराग्राफ में इसके पहले ड्रग्स या फिर आप कह लीजिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का एक रेफरेंस दिया था, वो सब्सटेंस अब्यूज था। ओके, अच्छा, सब्सटेंस अब्यूज क्यों कहा जा रहा है इस चीज को? क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, वेदर यू टॉक अबाउट ड्रग्स, वेदर यू टॉक अबाउट अल्कोहल, दे आर नॉट मेंट फॉर यूथ, दे आर नॉट मेंट फॉर द अडल्ट्स, young adults, right? So people believe that, not just people, even I believe that you guys, or maybe so we people, at some point we do agree that these substances and these things are being misused, they are being abused literally to a great extent, right? And because of that, the health hazards have increased to a greater level. Like young adults, they have lost their like sense of or abilities of like being able to think of their career and things. Many of them, or I would say some of them, have lost this sense, or they have lost the sense of sensitivity, okay,
towards others. So there are a lot of things that people are not just physically but mentally as well, not just physically but mentally as well, right? So that's one big issue that we are talking about. So instead of that, we just need to like overcome this, suppress this, succumb this abuse that is having, or that is going on right there, that people are practicing right there. So for this, what has been done, there are Youth of Iceland program, they have come up with a Planet Youth program. Okay, so we will discuss about the Planet Youth program if the question comes up. Now there's another question. It says, which of the following does not contribute to the success of Planet Youth program? See, अब आ गया हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. Which of the following does not contribute, मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी. मैंने आपसे कहा था ट्रू और फॉल्स आए या ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा है जो इसका हिस्सा नहीं है, या इनमें से कौन सा है जो इसका हिस्सा नहीं है, यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक. आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ सकती है. अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्या ढूंढना है, सक्सेस ऑफ प्लैनेट यूथ प्रोग्राम. क्या फैक्टर्स थे जो कि प्लैनेट यूथ प्रोग्राम की सक्सेस का पार्ट बने, और क्या जब क्या बने, जो नहीं है तो वो पता लग जाएगा. इनैक्टिंग लॉज अगेंस्ट लेट नाइट मूवमेंट ऑफ टीनेजर्स, तो लेट नाइट मूवमेंट टीनेजर्स लॉज. ओके, अरेंजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूजिक स्पोर्ट्स, अरेंजिंग म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स फॉर देम, इंश्योरिंग पेरेंटल कंट्रोल, अरेंजिंग स्ट्रीट गैदरिंग्स. तो पेरेंटल कंट्रोल हो गया, स्ट्रीट गैदरिंग्स को अरेंज करा है, म्यूजिक एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज अरेंज की हैं, लेट नाइट मूवमेंट्स अरेंज किए हैं. भाई देखिएगा जरा, यहाँ पर मैं आपको सीधा लेकर जा रही हूँ उस पैराग्राफ पर जहाँ हमें फोकस करना है. आपको क्या करना होगा, देखो आपको प्लैनेट यूथ प्रोग्राम ढूंढना होगा. तो मैं आपको पहले तो पैसेज पर लेके जाती हूँ. यहाँ पर आ जाइए, ये रहा पैसेज. प्लैनेट यूथ हमने कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है प्लैनेट यूथ प्रोग्राम, है ना. अब प्लैनेट यूथ प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा, द सीक्रेट शी सेज, कि क्या सीक्रेट रहा है. ओके, आप कह सकते हो एक चीज. The secret, she says, is to keep young people busy and parents engaged without talking much about drugs. Stands in sharp contrast to anti-abuse, which sway teenagers, school lectures and scary, disgusting ads showing. तो वो कह रही है पहले तो भाई कि टीनेजर्स को बिजी रखा जाए चीजों में. ओके, अब बिजी किन चीजों में रखा जाए, तो देखिए वो कह रहे हैं gather, if you see right here, all right here, तो we have given a bit of, okay, वापस जाते हैं हम शुरू वाले पैराग्राफ में. अगर मैं प्लैनेट यूथ, अच्छा ये क्या है, रीब्रांडेड एज प्लैनेट यूथ. कौन से, यूथ ऑफ आइसलैंड जो प्रोग्राम है उसको रीब्रांड किया है प्लैनेट यूथ का. तो जो आइसलैंड प्रोग्राम था वो यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है. द पेरेंट्स ऑल ओवर आइसलैंड्स कैपिटल एम्बार्क ऑन अ 2-hour इवनिंग वॉक अराउंड द नेबरहुड, कीपिंग चेक ऑन यूथ हैंगआउट्स एट 10 PM कर्फ्यू अप्रोचेस. भाई कर्फ्यू लगाया गया है तो सारे के पेरेंट्स बाहर आते हैं अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए. नंबर 1, this walk is one step towards success into turning Iceland into around a crisis in teenage drinking, focusing on local participation, promoting more music and sports options for students. ठीक है, ये दूसरा चीज, आई हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स इन सब्सटेंस अब्यूज इन यूरोप. तो यहाँ पर म्यूजिक स्पोर्ट वाला हमारा पॉइंट ठीक हो गया, पेरेंटल कंट्रोल वाला हमारा ठीक हो गया. क्या वो कह रहे हैं कि गैदरिंग्स, जो गैदरिंग्स हैं, क्या वो भी हम टीनेज गैदरिंग्स भी एनकरेज कर रहा है ये यूथ प्रोग्राम, प्लैनेट यूथ प्रोग्राम? क्या वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? कहीं पर भी गैदरिंग की बात की गई है? क्विकली देखते हैं, कहीं इकट्ठा होने वाली बात है? जी नहीं, यहाँ तो नहीं है. हैज ड्राइव टीनेज कल्चर ऑफ लोएस्ट रेट, इफ यू सी, यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर तो वो नहीं है, और यहाँ पर भी वो पॉइंट नहीं है. तो क्विकली क्वेश्चन पर जाएंगे और देखिएगा जरा इस क्वेश्चन में.
सबसे पहला इनएक्टिंग लॉज लेट नाइट, बिल्कुल कर्फ्यू जो लेट नाइट कर्फ्यू है 10 PM वाला, बिल्कुल सही बात है। म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स भी तो सेकंड भी सही है भाई। पेरेंटल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बिल्कुल सही है कि बिजी रखना है, पेरेंट का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। पेरेंट्स कम उनसे उस चीज़ों के बारे में बात करें तो उनका ध्यान उस पर कम जाएगा, या उनको कम रोक टोक करें तो देखो भाई सीधा सा पॉइंट है, राइटर ने ये बात कही है कि जितना ज़्यादा आप टीनेजर्स को कोई काम करने से रोकते हैं वो उतना ज़्यादा उसकी तरफ भागते हैं, राइट। तो यही उन्होंने कहा कि यू हैव टू कीप देम बिजी इंस्टेड ऑफ बार बार नैगिंग कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ओके। सो बिल्कुल सही। स्ट्रीट गैदरिंग ऑफ टीनेजर्स की बात नहीं हुई है, वो कोई स्ट्रीट गैदरिंग अरेंज नहीं कर रहे। टीनेजर्स क्यों इकट्ठा करेंगे वो, राइट। जब वो कह रहे हैं कि निगरानी रखी जा रही है तो उनको साथ क्यों लाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है प्लैनेट यूथ प्रोग्राम की सक्सेस में। यही पॉइंट आप देखिए फर्स्ट और 4th पैराग्राफ में कहा गया था। 4th पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर कहा गया है to keep young people busy and parents engaged without talking much about drugs or alcohol, okay। anti abuse जो programs होते हैं try to sway them, disgusting smokers, rotten lungs or eggs in a frying pan to represent an intoxicated brain। तो ये वो एक एग्जाम्पल दे रही है कि कैसे उनको आप दूर रखने की कोशिश सब कर रहे हैं, राइट। उनको खराब चीज़ दिखा के एंटी अब्यूज प्रोग्राम्स चला के। सो दिस इज व्हाट अनदर पॉइंट हैज बीन गिवन बाय वन सच रिसर्चर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हमने किया है एलिमिनेशन टेक्निक से। मैं क्योंकि आपको समझाई जा रही हूँ इसलिए टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, बट आप खुद ट्राई कीजिए एलिमिनेशन टेक्निक। ऐसे क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स में अभी आगे आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी, तब हम जल्दी करेंगे, ओके। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपको समझ आएगा कितनी जल्दी आप ऐसे क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर अब उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि गैदरिंग्स की बात नहीं हुई है, बिजी रखने की बात हुई है और पेरेंट्स का चेक वगैरह की बात हुई है। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स चेंज द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम। मुझे एक बात बताओ, ये vocab बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या पूछ लिया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन पूछ लिया आरसी में। भाई पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है, और आइए देखिएगा जरा क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ऐसा वर्ड, ये 4 वर्ड दिए, रीब्रांड, एम्बार्क, एब्स्टेन, इन्वेस्ट। सो आपको ऐसा एक वर्ड बताना है जो पैसेज में से है, ये चारों ही वर्ड्स पैसेज में से हैं 2, जो कि मीनिंग हो चेंज द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और अ प्रोग्राम, चेंज द इमेज। रीब्रांड का मतलब भाई किसी चीज को दोबारा से, भाई सही बात है, दोबारा नई तरीके से प्रेजेंट करना, ओके। जैसे रिप्रेजेंट करना, लाइक तो रिप्रेजेंट करना, ओके। एम्बार्क का मतलब होता है टू स्टार्ट विद समथिंग, बिगिनिंग जो किसी चीज की होती है, दैट इज एम्बार्क। एब्स्टेन होता है टू प्रिवेंट समथिंग, और किसी चीज से दूरी बनाए रखना। इन्वेस्ट होता है किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट करना, इंटरेस्ट इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना, दैट इज अप टू यू, दैट इज इन्वेस्ट। तो ये 4 वर्ड्स हैं। मुझे बताइए चेंज द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम, वो क्या होगा, चेंज द इमेज टू रिप्रेजेंट, वापस से रिप्रेजेंट, तो रीब्रांड। यहाँ पर क्या रीब्रांड किया गया था, यूथ प्रोग्राम, प्लैनेट यूथ प्रोग्राम। देखिएगा यहाँ लिखा है प्लैनेट यूथ प्रोग्राम। द की टू सक्सेस इज टू क्रिएट हेल्दी कम्युनिटीज एंड बाय दैट गेट हेल्दी इंडिविजुअल्स, रीब्रांडेड एज प्लैनेट यूथ। तो यूथ ऑफ आइलैंड प्रोग्राम, यूथ ऑफ जो आइसलैंड प्रोग्राम था, जो आइसलैंड था प्रोग्राम, उसको प्लैनेट यूथ का नाम अब दे दिया गया है, तो उसको रीब्रांड कर दिया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, दैट इज नाउ प्लैनेट यूथ। सो रीब्रांड वर्ड यहाँ से मिला हमें, ओके, जो कि 3rd पैराग्राफ में है पैसेज के, ऑलराइट। सो आपको सिर्फ फिर ये वर्ड ही लोकेट करना होता, जबकि अगर आप देखो तो हम इतने लेंदी पैसेज में से अभी वहीं 2-3 जगह पे ही घूम रहे हैं। हम ये तब भी कर चुके हैं, जो 2-3 क्वेश्चंस थे हम वो भी यहाँ से कर चुके हैं, तो हम मेजरली यहीं घूम रहे हैं। तो पूरा पैसेज क्यों पढ़े जब
आधे से ज़्यादा पैराग्राफ में से हमें क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, तो हम उसको रीड भी क्यों करें, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो मेरा पॉइंट यही था कि अगर आप पैसेज क्वेश्चन अप्रोच अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं लर्नर्स, आप मानो या ना मानो, समय तो वेस्ट होता है। दैट इज़ अ पॉइंट, आप लिख के ले लीजिए मुझसे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ क्यूपी अप्रोच। आगे बढ़ते हैं, एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द पैसेज वन कैन कंक्लूड दैट। अब ये आपसे कंक्लूजन पूछने की बात कर रहा है। भाई कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब इतने आपने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं अभी तक, है ना। तो आपको पैसेज के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें तो समझ आ रही हैं। हाँ, तो जब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप एक बारी जल्दी से रीड करके देखिए ऑप्शंस। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज नीडेड एज इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। भाई कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, अगर, क्योंकि वो एक रुकावट का काम करती हैं, लोग उससे डरते हैं पनिशमेंट से। बाय शोइंग स्मोकर्स डिजीज लंग्स टू टीन्स पेरेंट्स कैन इन्फ्लुएंस देम। भाई ये बहुत ही नैरो पॉइंट है, बहुत ही नैरो, ये एक ओवरव्यू नहीं दे रहा, और ये बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट है। भाई एक्सट्रीम पनिशमेंट की बात करें, कंक्लूजन के समय आपको कंक्लूजन देते वक्त आपको एक ऐसा स्टेटमेंट उठाना है जो ओवरव्यू दे रहा हो और न्यूट्रल भी हो। एक्सट्रीम जो नेगेटिव और एक्सट्रीम पॉजिटिव्स होते हैं उनको उतना कंसिडर नहीं किया जाता है। तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वाली पॉइंट को हटा दीजिए, और भाई इससे ये तो बहुत ही लेम सा कंक्लूजन होगा कि भाई लंग डिजीज की पिक्चर दिखा दीजिए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। जी नहीं। बैड हैबिट्स कैन बी चेक्ड बाय एंगेजिंग टीन्स इन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज। भाई जो बुरी चीज़ों, बुरी आदतें हैं वो बदली जा सकती हैं अगर उनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए। बिल्कुल, ये एक ओवरव्यू दे रहा है, क्योंकि ड्रग्स और सिर्फ इनकी नहीं, वो एक ओवरव्यू दे रहा है कि सेंटेंस जो पैसेज है वही कह रहा है कि अगर अपना दिमाग या मन डाइवर्ट करते हैं तो आप किसी बुरी चीज़ से बच सकते हैं। पेरेंट्स मस्ट पे फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन। भाई ये तो बिल्कुल ही बेतुका है, यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहे, पेरेंट्स मना नहीं कर रहे हैं पैसा देने से। तो भाई हमें वापस से देखिए, पैसेज पर नहीं जाना पड़ा, आंसर इज ऑप्शन 3। आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज बैड हैबिट्स कैन बी चेक्ड बाय एंगेजिंग टीन्स इन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज। ओके लर्नर्स, तो यहाँ पर आपने फिर एक और क्वेश्चन डिकोड कर लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं यही आपसे कह रही हूँ कि ये जो कीवर्ड्स वाली टेक्निक है इसको बस अपनाइए और बस आप अपने आंसर्स करते जाइए। आपको बिल्कुल डाउटफुल नहीं रहोगे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर। लाइक जब आप आंसर टिक करोगे तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि नहीं यार शायद एक बार और जाके देख लेता हूँ कि पैसेज में ये था या नहीं था, क्योंकि आपके दिमाग में कीवर्ड्स हिट करते हैं। देखो पूरा पूरा सेंटेंस भले ही याद ना रहे, पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो तो ज़रूर से याद रहेंगे, वो याद भी रहते होंगे, राइट। तो वही मेरा सिर्फ मोटिव है उन चीज़ों को हिट करने का। गेटिंग माई पॉइंट? वेल ऑफ। मूविंग अहेड, वी हैव येट अनदर क्वेश्चन फॉर यू। अब देखिएगा, teenage drinking in many countries like Denmark, Greece, Hungary, etc. has been reported as। अब ये पार्ट हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ है पैसेज में, हमें नहीं पता, हमें पैसेज में जाके हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? कीवर्ड क्या है? डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी। अब ये हो सकता है बहुत सारी जगह लिखे हों। टीनेज ड्रिंकिंग, यहाँ पर जो टीनेज ड्रिंकिंग हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लोएस्ट है, हाईएस्ट है, या आइसलैंड के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। लोएस्ट, हाईएस्ट आइसलैंड के कंपैरिजन, या कंप्लीटली खत्म हो चुका है यहाँ पे ड्रिंकिंग पैटर्न जो है टीनेजर्स का। आप क्विकली देखते हैं पैसेज में जाकर, फटाफट से जाएंगे पैसेज पर। अब देखिएगा यहाँ पर आप पैसेज पर आकर, ये रहा हमारा पैसेज, ढूंढिए जरा, मैं स्क्रीन वाइप ऑफ कर देती हूँ। लिखा है इस पेज पर कहीं दिख रहा है डेनमार्क, ग्रीस? नहीं भाई, यहाँ पर डेनमार्क, ग्रीस नहीं है। यहाँ दिख रहा है डेनमार्क, ग्रीस, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड यहाँ पर भी है, डेनमार्क, ये रहा देखिए डेनमार्क।
ग्रीस, हंगरी सब है यहाँ पर। अब इसको पढ़ते हैं, क्या करना है हमें, इस हिस्से को पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेते हैं, चलिए। ऑन एवरेज 80% ऑफ यूरोपियन 16-year-olds हैव टेस्टेड अल्कोहल एटलीस्ट once. Compared with 35% in Iceland, the only country where more than half of those students completely abstained from alcohol. More than half जो हैं वो दूर रहते हैं अल्कोहल से। आइसलैंड में ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि आइसलैंड में 35% ही बच्चे हैं जिन्होंने अल्कोहल अब तक टेस्ट किया है। Denmark, another wealthy Nordic country, has the highest rates of teenage drinking, along with Greece, Hungary and Czech Republic, where 92 to 96% have consumed alcohol. तो कहने का मतलब है कि अगर मैं डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, चेक रिपब्लिक की बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट रेट्स हैं टीनेज ड्रिंकिंग के। तो मैं फटाफट अपना आंसर मार्क कर सकती हूँ, वहाँ पर हैव द हाईएस्ट रेट्स ऑफ ड्रिंकिंग। टीनेज ड्रिंकिंग की अगर बात करते हैं तो ये सारी कंट्रीज में हाईएस्ट रेट्स हैं। तो फिर से क्या किया हमने, कीवर्ड से आंसर अपना डिराइव कर लिया है। Guys, it's that simple. This is what it is. It is as simple as that. आपको उतने झोंकने की जरूरत नहीं है खुद को। Like don't force yourself. Okay, easily चीजें हो सकती हैं, तो unnecessarily उस अपने आप को हार्म करने की या टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स बस यही एक की है आपकी सक्सेस की आरसी में। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं वापस। वी आर गोइंग टू दिस क्वेश्चन जो हम कर रहे थे डिस्कस, और ये रहा आपका क्वेश्चन और यहाँ पर रहा आपका आंसर। दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो which is like surprising to know, like Denmark, Greece, Hungary, Czech Republic। अब उन्होंने Czech Republic यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिर तो बहुत easy हो जाता आपके लिए आंसर सारी दिए। वैसे ये easy ही था आंसर, it is not that difficult, तो इतना टेंशन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे जाएंगे, देखेंगे और क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 6th लास्ट पैराग्राफ में आपको आंसर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, और सिंपली अब आंसर वहाँ से भी हमने पैराग्राफ से डिराइव किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप अंडरस्टैंड करें कि आंसर ढूंढना कैसे, लोकेट कैसे करना है। लोकेट जैसे करना है वो बता दिया है, और फिर अपना आंसर आप क्विकली वहाँ से मार्क कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये सीधा वोकैब का क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक हो गया कंक्लूजन टाइप, एक हो गया फैक्चुअल बेस्ड। देखो कैसे टाइप्स हुए, फैक्चुअल बेस्ड हम कर चुके हैं, ठीक है, इन्फरेंस बेस्ड हम कर चुके हैं। उसके बाद आ जाइए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद कंक्लूजन, ये टाइप्स अब तक आप देख चुके हो। अब आ गया वोकैब का टाइप। तो अभी तक हम इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और यही मेजर टाइप्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। फैक्चुअल, इन्फ्रेंस, अच्छा जी ट्रू और फॉल्स वाला भी हम कर चुके हैं, राइट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको सारे के सारे पूछे जाते हैं। अब ये वोकैब बेस्ड है, आपको कमेंट्स का सिनोनिम बताना है। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, शुरू होना। तो अब्यूज का मतलब हो गया किसी को बुरा भला कहना, यूज ऑफ बैड वर्ड्स, ओके, तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। एम्बार्क का मतलब होता है टू स्टार्ट, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंगेज, एब्स्टेन होता है प्रिवेंट करना, दूर रहना किसी चीज। एंगेज किसी चीज में इन्वॉल्व रहना, राइट। तो आपको सिंपली आंसर मिल गया। कमेंट्स का आंसर क्या है, एम्बार्क। देखो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना तब ही इजी लगेगा जब आपको मीनिंग्स पता होगी। अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डिफिकल्ट लगेंगे, विच इज नॉट बिग इशू, ठीक है। तो कंसर्न तो बड़ा नहीं है, बड़ा कंसर्न ये है कि आपको वोकैब पर काम करना होगा, और उसके लिए हम द हिंदू वोकैब शो जो आपके साथ करते हैं वो इसीलिए करते हैं। और कारण क्या है आपके लिए द हिंदू वोकैब कैसे बेनिफिशियल है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से बेनिफिशियल है कि आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो फ्रेजेस, जो वर्ड्स आते हैं, इवन एरर डिटेक्शन हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज हो, आपको अंडरस्टैंड मीनिंग कैसे समझ आएगी जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो इसी से तो समझ आएगा ना। तो वोकैबुलरी हम आपको ऐसे नहीं बताते कि चलिए आज के सारे वर्ड डिस्कस कर लीजिए फिर आ जाते हैं एडिटोरियल पर।
हम ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम आपको एडिटोरियल के साथ साथ वर्ड्स सिखाते हैं, तो उस वर्ड का यूसेज सेंटेंस में जैसा है आपको वैसे ही समझ आएगा, और वो बेटर, हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग आपको देते हैं, तो उससे बेटर आपको और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए। लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपको देते हैं, सारी जो पूरे आर्टिकल में डिस्कस हुए हैं वो सारी लिस्ट आपको दी जाती है, वो साइट पर है, आपके पास लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में शेयर होती है। सो गो अहेड, इस विकैबुलरी शो से अपनी विकैब को वर्क करना शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये एम्बार्क जो है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में एम्बार्क वर्ड यूज किया गया है। सो यहाँ लिखा है पेरेंट्स ऑल ओवर आइजन कैपिटल रेक्साविक एम्बार्क ऑन 2 hour, मतलब उन्होंने शुरू किया है इवनिंग वॉक बच्चों पे नजर रखने के लिए, वो कर्फ्यू के बाद, सॉरी नॉट इवनिंग वॉक, नॉट मॉर्निंग वॉक, इवनिंग लेट नाइट वॉक। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, जो मैंने कहा था कि एक जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है वो ये है भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नया तरीके का क्वेश्चन है। कुछ खास इसमें ऐसे आपको हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपको इसका बस पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा है, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज लाइक रिस्काविक हैव इन्वेस्टेड इन स्पोर्ट्स हॉल, म्यूजिक स्कूल्स, इंडोर गेम्स, यूथ गेम्स। अब आपको यहाँ पर आंसर करना है, इनमें से क्या है 1 2 1 3, तो क्या होगा, थोड़ा सा काम बढ़ गया आपका समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अभी क्विकली कहाँ जाना है, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज रिस्काविक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फटाफट से पैसेज पर जाके आपको ये लोकेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लोकेशन का टेक्निक मैंने सिखा दिया है, कीवर्ड्स को ग्रैब कीजिए, जाके आप पैसेज में लोकेट कीजिए। अब ये जो है आपको लोकेट कहाँ मिलेगा, थर्ड लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा आपको। ठीक है, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज लाइक रिस्काविक हैव इन्वेस्टेड इन स्पोर्ट्स हॉल, म्यूजिक स्कूल्स एंड यूथ सेंटर्स। वापस जाइए जल्दी से, स्पोर्ट्स हॉल, म्यूजिक स्कूल्स एंड यूथ सेंटर, ये तीनों है। इंडोर गेम में इन्वेस्ट नहीं किया गया है, तो 1 2 4 आंसर इज ऑप्शन 3। इस तरीके से करना है आपको, पहले जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से अपना आंसर पिक करना है, फिर आके देखना है नेक्स्ट ऑप्शन में कि वो ऑप्शंस कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर करना होगा ऐसे क्वेश्चन को। ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, पर आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आपको बस कीवर्ड से लोकेट कर लेना है। बस पैटर्न में डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है या हो जाता है, डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पर डबल काम करना होता है ना, क्योंकि पहले ये ना ऑप्शंस को सेटिस्फाई कराओ, फिर इनको देख के यहाँ से सेटिस्फाई कराओ। बट आप अगर विजिलेंट हैं, थोड़े से शार्प हैं, तो आप जल्दी जल्दी से इनको ऑप्ट आंसर्स कर सकते हैं। I hope you guys have understood this concept as well. ये नया पैटर्न है, इसके क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी बारी आ रहे हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल, आप कह सकते हो ये जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है आपको रीजंस के क्वेश्चन कि इनमें से कौन से रीजंस हैं, तो रीजंस लंबे लंबे रीजंस लिखे हुए हैं, और फिर उनके साथ फिर देख कौन सा इसमें से है, तो 2 3 1 2 1 2 ऐसे करके ऑप्शंस आपको वहाँ भी दिए हुए हैं। सो लर्नर्स, दिस इज माई एंटायर कॉन्सेप्ट, आई बिलीव, यस, मैं यहीं तक आपको आज समझाना चाहती हूँ, यस डेफिनेटली। तो ये मेरा एंटायर कॉन्सेप्ट था आज का आरसी के लिए। मैं आपको एक समराइज वे में समझा देती हूँ कि मैं क्या फोकस कर रही थी। मेरा फोकस था PQ और QP अप्रोच में आपको डिफरेंस दिखाना कि भाई क्या गैप आ जाता है, कितने इजी तरीके से आप आंसर कर सकते हो, और क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप में से कितने लोग ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ये मैंने आपको आज बता दिया है। आरसी में जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको आते हैं, फैक्चुअल, इन्फरेंस, ट्रू फॉल्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड, सब मैंने आपको सब आज करा दिया। तो मेरा पर्पस और मेरा मोटिव यही था कि आप ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। So this is the correct way of doing these questions, all right? So I would suggest you guys कि आप सब एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, तो जाके प्रैक्टिस कीजिए। हमारे साइट पर जितना मटेरियल आपको चाहिए सब है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। सो डोंट हेजिटेट, जस्ट स्टार्ट वर्किंग गाइस, इट्स योर ड्रीम, राइट? सो टेक इट एज इट
एज इट इज़. ओके, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आने वाले सेशंस में मैं अब क्लोज पर फोकस करने वाली हूँ, पैरा जंबल्स पर फोकस करने वाली हूँ. बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम क्लोज हो या पैरा जंबल हो, मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनके साथ अटैच कराने वाली हूँ. देखो फिर से वही है, अप्रोच तो मैं आपको बताऊंगी ही, वो तो कोई बात ही नहीं है. क्लोज के लिए मैं आपको अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, अमेजिंग ट्रिक्स जिनसे कि आप बहुत ही इजीली स्मूथली CGL Tier 2 के जो क्लोज पैसेजेस आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन यूजुअली जो थीम बेस्ड होते हैं, वो कौन सी थीम होती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सी थीम पर बेस्ड क्लोज पैसेजेस आते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. अगर मैं RC यहाँ इस RC की थीम्स की बात करूँ तो ये भी स्टोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, या फिर हिस्ट्री से ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, या फिर सोशल इश्यूज पर बेस्ड होते हैं. तो ये 3 जो हैं मेजर सेक्शंस हैं या मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया जाता है. ओके, अब स्टोरी बेस्ड होता है तो आप कह सकते हो कि थोड़ी सी जो लैंग्वेज होती है वो इजी होती है. हिस्ट्री या फिर सोशल इश्यूज पर बेस्ड होता है तो आप कह सकते हो कि थोड़ी सी वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं. ये भी स्टोरी बेस्ड ही था, है ना, बट ये फैक्ट्स भी थे इसमें, इस स्टोरी में फैक्ट्स भी थे, इसलिए प्रॉब्ली थोड़ी सी और मेहनत लगी, राइट. सो दिस इज व्हाट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था RC का. अब मैं अगले सेशन में ज़रूर से आपके साथ डिस्कस करूँगी क्लोज. जिन्होंने पुराने सेशंस मिस किए, देखो एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर्स, ठीक है. इसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया आफ्टर फिलर्स व्हाट डिड आई डू विद यू गाइज. वी हैव ऑलरेडी डन वॉइस, वी हैव डन नरेशन. ओके, आज हम कर लिया हमने RC. अब आएंगे हम क्लोज पर, तो जो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं हम सब डिस्कस कर रहे हैं. सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस, ताकि आप सेशंस अपने मिस ना करें. ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट to hit the like button to the video and share it with your friends. As I always say, keep learning and growing, learners. Thank you so much.